मेरा मतलब है संघ और क्या क्या काम करता है? ये सब काम करता है। संघ स्वयंसेवक तैयार करता है, निर्माण और व्यक्ति निर्माण। हाँ, तो वो फिर अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपने रोजगार काम करते हैं। मैं 18-16 महीने तो जयपुर टोंक जेल में रहा और 2 महीने जयपुर जेल में रहा। दोनों तरफ पुलिस खड़ी, सीढ़ियों पर नीचे जाने के लिए जाए तो पुलिस 3, ऊपर जाने की सीढ़ी और 3 पुलिस। फिर मैंने कहा भाई, मैं लाल छापी बांधी हुई थी, मैंने कहा मैं धोती पहन लेता हूँ। नहीं, आपको धोती वहीं आ जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं पाथेकन पत्रिका के संरक्षक माणक चंद जी यानी कि माणक जी भाई साहब का बुधवार दोपहर 12:15 बजे SMS अस्पताल जयपुर में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से किडनी संबंधी रोगों से पीड़ित थे। उनके निधन से संघ, पाथेकन परिवार और सर्व समाज में गहरा शोक व्याप्त है। माणक चंद जी पिछले 60 वर्षों से संघ के प्रचारक के रूप में सक्रिय थे और 34 वर्षों तक उन्होंने पाथेकन पत्रिका के प्रबंध संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके नेतृत्व में पत्रिका ने वैचारिक पत्रकारिता में उल्लेखनीय स्थान बनाया और लाखों पाठकों को जोड़ने में सफलता पाई। संघ के प्रचारकों, समाज सेवियों, विचार परिवार के सदस्यों और पत्रकार जगत से जुड़े लोगों की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी। माणक जी ने समाज और राष्ट्र की सेवा में एक कर्मयोगी के समान जीवन व्यतीत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में 60 वर्षों का उनका योगदान अतुल्य रहा। उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा मिलती रहेगी। भारत रफ्तार परिवार उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिजनों को हृदय से संवेदनाएं प्रेषित करता है। भारत रफ्तार के न्यूज डायरेक्टर जितेश जेठानंदानी ने करीब 1 साल पहले माणक जी का पॉडकास्ट किया था। संभवतः डिजिटल की दुनिया में माणक जी का पहला और आखिरी पॉडकास्ट होगा। माणक जी ने अपने दिल से दिए इस पॉडकास्ट में अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर संघ के प्रचारक बनने के सफर के बारे में खुलकर चर्चा की। तो आइए देखते हैं उनका ये दुर्लभ पॉडकास्ट सिर्फ भारत रफ्तार पर। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठानंदानी। इस जेजे शो में हम खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ प्रचारक माणक जी। माणक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1966 में प्रचारक बने और तरुणाई में ही संघ के प्रचारक बन गए। अलग अलग दायित्व पर रहे और संघ का कार्य और विस्तार किया। माणक जी के बारे में ये कहा जाता है सहजता, सरलता और सादगी ऐसे श्रेष्ठ कर्मयोगी माणक जी हमारे साथ हैं जो लगातार संघ कार्य में जुटे हुए हैं। देखने में लगते हैं साधारण से, इनका कार्य है महान, क्योंकि माणक जी हमेशा लोगों को मिश्री भी खिलाते रहते हैं। माणक जी, मैं तो आपको जब भी देखा कि आप मिश्री खिलाते रहते हैं, ये मिश्री के पीछे राज क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। मिश्री हमारे ठाकुरदास जी टंडन जैसे कहते हैं, संघ शिक्षा वर्ग में जाते थे हम, तो वहाँ हमको शिक्षक के नाते काली मिर्च और मिश्री 2-2.5 घंटे बोलते थे ना, तो गला ठीक और इसलिए काली मिर्च और मिश्री देते थे। तो वो मिश्री जो मिलती थी उसमें मैं थोड़ी थोड़ी सबको देता था। तो अब वो मिश्री मिलती थोड़ी थी, पर बड़ा बड़ा होलसेल का व्यापारी, किराना का व्यापारी, उसको थोड़ी सी मिश्री में बहुत खुश हो जाता था। तो सब लोग ऐसे वो बांटने की आदत थी। तो मैं फिर वो सब प्रसन्न होते थे। तो फिर मैंने बाबू जी ठाकुरदास जी टंडन भी दिया करते थे, दादा भाई भी सारा। ये सब प्रचारक थे, दादा भाई ठाकुरदास जी। ठाकुरदास टंडन प्रचारक थे, विभाग प्रचारक रहे, कई सर राजस्थान में सब विभागों में रहे। वो होम्योपैथी पूरे डॉक्टर थे। तो अच्छा, उनसे आपकी मतलब ये आदत पड़ी कि भाई ना, तो फिर वो शुरू कर दिया। तो फिर चलती। मैं जिस भी विभाग में जाता हूँ राजस्थान के, हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे दूँ कि संघ में अगर किसी प्रचारक को सबसे ज़्यादा जानते हैं विभागों के अंदर, तो ये बोलते हैं वो मिश्री वाले प्रचारक कहाँ हैं। भाई साहब, मैं तो जिस भी प्रचारक विभाग में जाता हूँ, चाहे सचिवालय में जाऊँ, चाहे JDA में जाऊँ, चाहे नगर निगम में जाऊँ, चाहे PWD में जाऊँ, किसी विभाग में आज तक गया, तो वही पूछते हैं कि RSS के वो मिश्री वाले प्रचारक को हम जानते हैं। तो आप मिश्री के नाम से फेमस हैं। DPR में जाता था, तो DPR में सबको मिश्री बांटता था। तो नरेंद्र जी मिश्रा डिप्टी डायरेक्टर थे, तो कह रहे हमारा मिश्रा जी की मिश्री कहाँ है। और फिर वो उनको मिश्री देता था। माणक जी, आप संघ में प्रवेश कैसे हुआ? संघ में आना कैसे हुआ? कब आए? 1953 में मेरे बड़े भाई साहब कुचामन पढ़ने आए थे। तो मैं 54 में मैं कुचामन आया उनके साथ।
पढ़ने में भी। तो फिर वो शाखा में जाना शुरू किया। हमारे गांव के सामने हरियाजून के एक स्थान है, वहाँ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक थे, वो वहाँ रहते थे, पढ़ते थे, तो वो उनको शाखा ले गए। तो मैं भी उनके साथ साथ शाखा जाता था। कबड्डी खेलने जाते थे कि भाई कबड्डी, तो वहाँ धीरे धीरे रोज़ जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से वहाँ सन 1954 में और स्वयंसेवक बना 6 में। तो प्रचारक कब बने? प्रचारक तो 1966 में बना। 66 में। तो 59 में वहाँ से हाई स्कूल पास की, फिर जयपुर आके पढ़ा। तो जयपुर में पढ़ना तो रीडवाना था, पर हमारे जयपुर के कार्यकर्ता थे कुचामन के, वो यहाँ पढ़ते थे। कहने नहीं आपको जयपुर पढ़ना है, और महाराजा कॉलेज का फार्म ला के ले आए और भरवा करके और जयपुर ले आए हमको। घर वालों ने बोला नहीं कि संघ में नहीं चल जाओ? नहीं, वो 9वीं में तो उस समय कहा था, 9वीं में मेरे काका जी ने कहा कि भाई तुम ये शाखा में जाते हो, तुम्हारा पेट दर्द होता है, कुदकड़े लगाते हो, तो शाखा बंद करो। तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि नहीं शाखा तो बहुत अच्छी है, वैसे और कोई शाखा जाना मत रोको। तो फिर बाद में जब मैं प्रचारक निकला तो उनको सबसे ज़्यादा कहा देख ले तू शाखा भेजा था इनको, अब देख तू क्या हुआ। तो इस प्रकार से वो तो बड़े भाई साहब को शाखा जाते थे? वो भी नहीं जाते नहीं थे वो उसमें, पर हिंदुत्व के विचारों के कारण वो संघ के बहुत स्नेह रखते थे, और इसलिए संघ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको हमेशा? हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया बड़े भाई? सपोर्ट किया हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा। तो अब 66 में आप आए थे, 75 में इमरजेंसी लगी थी। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि किससे प्रेरित होकर आप प्रचारक बने, कैसे बने, ऐसे क्या प्रेरणा मिली? मैं यहाँ पढ़ता था तो मुझे कभी विस्तार के नाते भेजते थे, आग्रह करते थे भाई अब दिसंबर की छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, 7 दिन के लिए आप जाओ। तो मैं नारायणा 2 बार नारायणा गया, मालपुरा गया, देवली गया। जब छुट्टियों में मैं विस्तारक जाता था, तो धीरे धीरे विस्तारक जाने से फिर माने ब्रह्मदेव जी, मैं जब पढ़ने आया था यहाँ जयपुर, तो ब्रह्मदेव जी दिल्ली से यहाँ आए थे प्रचारक बन। तो उन्होंने फिर उनके साथ रहा, तो फिर आग्रह करते थे धीरे धीरे भाई संघ का काम करना चाहिए। तो मैंने उसमें कॉलेज में आया, तो मैंने कॉलेज विद्यार्थियों कार्यक्रम में मैंने एक बार उन्होंने पूछा, बापूराव जी मोगे आए थे, वो अधिक प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बाद कौन कौन संघ का कार्य करने के लिए है मन की इच्छा, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तब इसके बाद हर बार जब भी कोई प्रचारक आते थे, जैसे माननीय माधवराव जी मूल्य थे, क्षेत्रीय प्रचारक रहे हमारे, तो वो जो भी आते थे तो बाद में बुलाते थे ऐसे लोगों को। तो मेरे को इस प्रकार धीरे धीरे ब्रह्मदेव जी ने आग्रह किया, मोहन जी जोशी थे हमारे नगर प्रचारक, तो इस प्रकार से सबके आग्रह से फिर सर इच्छा। भाई साहब, लोगों में एक जागरूकता होती है माणक जी, लोग ये जानना चाहते हैं माणक जी कि संघ प्रचारक क्या होता है, संघ प्रचारक कैसे बनते हैं और क्या होता है संघ प्रचारक? संघ प्रचारक तो है तो संघ के लिए समर्पण करते हैं, अवेतनिक होता है, अविवाहित होता है, मतलब वेतन भी नहीं मिलता हाँ, और अविवाहित होता है, और इस प्रकार से बिना कोई स्वार्थ के। विस्तारक अलग होते हैं और प्रचारक अलग होते हैं? विस्तारक तो जो 7 दिन 10 दिन 15 दिन साल भर उनको विस्तारक, बाकी साल भर से ऊपर उनको प्रचारक कहते हैं। फिर तो बाद में तो ये उस समय तो हमको बहुत कम प्रचारक होते थे, राजस्थान में 29-30 प्रचारक ही थे। अभी कितने हैं? अब तो कोई 300 के आसपास है। 300 के आसपास। तो उस समय बहुत कम प्रचारक थे, तो इस कारण फिर वो उन्होंने कहा कि भैया आप जाने के कहे थे, तो प्रचारक को कोई जानते नहीं। वेतन तो मिलता नहीं है प्रचारक को, फिर जीवन कैसे यापन? और उस दौर में तो बहुत कठिनाइयां जहाँ जाते थे तो वहाँ भोजन व्यवस्था स्वयंसेवकों घरों पर होती थी। अच्छा, साप्ताहिक भाई आज सोमवार को आपके, मंगलवार को इनके, बुधवार को इनके, हर सप्ताह। कई बार भूल जाते थे तो बिना भूखे रह जाते थे। तो माणक जी, मेरा ये सवाल है, आपने मुझे अभी अनौपचारिक बातचीत में बताया कि आपका परिवार जो था बहुत सक्षम परिवार था, बहुत रिचेस्ट फैमिली थी, फिर आप घर घर जाके ऐसे खाना खाना, मांगकर खाना खाना, शुरुआत में कैसा लगता था? तो स्वयंसेवक को तो वो, क्योंकि स्वयंसेवक तो ऐसा था कि भाई देखते थे ना प्रचारकों को हम, तो इसलिए देखते हैं जो भी है मिलता करना है। अच्छा, हाँ, इतना डेडिकेशन था आपका। हाँ। और आपके घर में क्या क्या है, मतलब परिवार में बहुत आपने बताया परिवार में सब हिंदुत्व के विचारों के, हमारे पिताजी भी हिंदुत्व के विचारों के थे। नहीं, आपके फैमिली में मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है जैसा आपने बताया? हाँ, बड़े भाई साहब हमारे गुवाहाटी में उन्होंने काम था, फिर वो मेरे बड़े भाई साहब को भी गुवाहाटी ले गए,
मैं भी एक बार सेकंड ईयर में था, तो गुवाहाटी काय का गया। बिजनेस है वो गुवाहाटी में? गुवाहाटी में कपड़े का काम, आलू को अच्छा, बड़ा व्यापार है। तो फिर वो तो मैं कभी गया। कभी घर वाले ये नहीं बोलते थे कि भाई संघ में प्रचारक क्यों चलेगी, इतना बड़ा काम है अपना, हाँ, सब नहीं, वो कुछ तो यहाँ कोशिश से की थी मेरे को। हाँ? जब मैं गया था गुवाहाटी, भाई साहब ने मुझे बुला लिया था, तो माने ब्रह्मदेव जी ने कहा, माने जी भूलना मत, कहीं आप वहीं रह जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं आऊँगा। तो मैं तिरेसठ में आया। वहाँ भी क्या कि दुकान पर बैठता था ना मैं, तो हमारे एक सुजानगढ़ के थे भंवर लाल जी राठी, वो व्यवस्थापक थे आसाम के। तो वो कहा करते थे, माने जी तो प्रचारक बनेंगे, तो मैं कहता हाँ मैं बनूंगा। इस प्रकार से सारा तो तेरे से तो ऐसा विचार चलता रहता था। टोंक में आप जिला प्रचारक रहे? पहले नगर प्रचारक रहा, फिर 2 तहसीलों में प्रचारक रहा, 68 से फिर जिला प्रचारक के तो नाते। कैसी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी उस वक्त? वो था, कोई जानते नहीं थे संघ में, गाँव में जाते थे संघ समझते नहीं थे, तो हम जो बताते थे। बाद में जब संघ का काम धीरे बढ़ा, अब जैसे बाद में गए, अरे वो संघ वही है कि जो मानव जी आते थे मोटरसाइकिल लेकर के। हाँ, उन्होंने अब तो बहुत, आप साइकिल लेके भी चलते थे आपने बताया? पैदल जाते थे, साइकिल जाते थे, पूरे जिले में साइकिल से प्रवास किया, और कई बार पैदल ही 10-10 किलोमीटर पैदल ही जाते थे। अब ककोड़ एक स्थान है। कभी माणक जी ऐसा तो नहीं घर वालों ने पूछा हो, इतना संघर्ष करते हो, पैदल जाते हो, वापस लौटे हो? कहा तो कोशिश की थी। 68 में बहन का ब्याह था, तो मैं आया था, तो पिताजी ने कहा नहीं, अब यहीं से पैर काट दूंगा तेरे, कहीं जाएगा नहीं। ऐसे प्रकार, पर वो ऊपर से सारा, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। माता जी का ध्यान तो हुआ था, तो मैं उसमें परीक्षा दे रहा था, अच्छा। तो पता ही नहीं लगा। फिर वो उन्होंने फिर जब वो परीक्षा खत्म हुई तो मुझे लेने आए। तो उस फिर समय तो फोन भी नहीं थे, चिट्ठियां चलती थी। हाँ, तो फिर वो बताते ही नहीं थे कि कहाँ है, अच्छा, संघ क्योंकि लेने आ जाते थे पकड़ करके, घर वाले पकड़ के ले आते थे वापस, तो इसलिए बताते नहीं भाई कहाँ है प्रचारक। माणक जी, जब उस समय उस दौर में आप प्रचारक निकले, उस समय प्रचारकों पे अमूमन देश के कई राज्यों में ऐसे खबरें सामने आई हैं कि प्रचारकों पे हमले होते थे। कभी आप पे हुआ या राजस्थान में ऐसी कोई सूचना आपको मिली? राजस्थान में से कोई विशेष नहीं होता था। आप पे कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई घटना? मुसलमानों, हाँ। बस मुसलमानों को उस समय क्षेत्र में जो उन्होंने किया था। बाकी क्या घटना थी वो? मैं जा रहा था प्रवास पर, तो एक काफला करके स्थान है, बाजार है, तो वहाँ पर जा रहा था, तो एक छोटा लड़का दूसरे साइड से आ रहा था, तो वो मोटरसाइकिल को देख के डर के मारे गिर गया। मैं मोटरसाइकिल रोक ली थी, उसके कुछ लगी नहीं, इतने मुसलमान फटाफट आकर के हमला कर दिया एकदम जोरदार, और कोशिश करके मुझे पकड़ के कोशिश करने भाई कड़ा होते मुसलमान लोगों का वो था, कड़ा में डाल के भाई कड़ा में डाल के इसको। तो फिर मैं शेर बकरी खेलते हैं तो वहाँ तो मार खाते हैं, फिर मैंने उनसे मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद लोग आ गए थे, और इसके बाद में फिर वो इसके बाद हड़ताल हुई दूसरे दिन सारे शहर में, और उस मुसलमानों को पता नहीं था। जब वो बाद में पता चला कि संघ वालों का हड़ताल हुई, फिर वो अलग हुए। तो दूसरे दिन हड़ताल हुई, पूरे कॉलेज स्कूल बंद हो गए, और सारा जुलूस निकला। इस प्रकार से फिर भैरव सिंह जी ने भंवर जी को भेजा, भंवर जी शर्मा को, कि जाके देखो क्या मामला कैसे चला। तो आपको पकड़ लिया था मुसलमानों ने? हैं? आपको पकड़ लिया था मुसलमानों ने? उस समय वो हमला किया मेरे पर मैं पकड़ में नहीं आया, मुकाबला करता रहा उनसे। और इतने फिर दूसरे और लोग भी आ गए, फिर बाद में देखा कि भाई साहब है, तो फिर वो सब लोग आए, और भी आसपास के हिंदू भी आ गए, फिर वो चले गए। तो हमारे एस पी तिवारी जी थे, तो अरे अरे मैं आप तो बहुत दुबले पतले हो, और मैंने तो आपको लाइसेंस मैंने तो आपको दिया था। मैंने कहा बेटा वो लाइसेंस क्या रखे, मैं तो चला रहा था, और मेरे सामने तो आया नहीं, और गिर गया। इस प्रकार से बहुत मजा आया था सारा उसमें। फिर वो अजीत सिंह कभी जीते, जो आपने वो दंड चलाते होंगे आपने, तो सिर मार, अधोमार, है ना, इस तरह की कोई मार आपने लगाई कभी ऐसा मौका मिला कि दंड चलाने का मौका मिल गया हो शाखा के अलावा? कभी ऐसी लड़ाई हो गई हो, कुछ बात हो गई हो? नहीं, 1-2 बार कोई हुआ, उसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ? वैसे संघ वाले पर वैसे ज़्यादा मुसलमान करते नहीं, डरते थे मुसलमान भी संघ वालों से। डरते थे? अच्छा, वो टोंक में आप रहते होंगे तो
मैं जब गया तो मैं सोचा कि मुसलमानों का राज्य और मुसलमानों का तो लोग कैसे, फिर जो ध्यान मैंने कहा सोचा कि वो हिंदू भी रहते हैं तो अपने क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार अच्छा, आप गए थे तब डर रहे थे क्या यहाँ? मैं सोचा भाई जब मुसलमान ही मुसलमानों का है सारा, तो संघ का कार्य तो मुसलमान तो वैसे भी लोगों को भड़काया हुआ था कि संघ है मुसलमानों के विरोध में है, ऐसा है, मुसलमानों का शत्रु है। तो मैंने कहा जब और हिंदू भी रहते तो अपने क्या दिक्कत है, इस प्रकार से हुआ। समय के साथ बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। इन 100 सालों के संघ के 100 साल होने को आए हैं, 25 में 100 साल हो जाएंगे, और आप उस समय के प्रचारक हैं, आपातकाल से पहले के प्रचारक हैं। इन 100 सालों में आज और जब आप प्रचारक बने थे, क्या बदलाव आप देखते हैं? अब यह है कि अब तो पहले उसमें कोई सुविधाएं कुछ नहीं थी। अच्छा। कई बार तो कार्यालय पर शौचालय भी नहीं होता था, तो कहीं बाहर जाना, कहीं इधर प्रकार चल रहता था। और खाने की तो व्यवस्था, अब तो आजकल तो कार्यालय में भोजनालय भी है, सब कुछ है, और अन्य घरों पर भी सारी व्यवस्था होती है। उस समय तो कोई कुछ वो जो स्वयंसेवक उनके घरों पर ही होता था, और रहने की भी कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं होती थी, तो जैसा मिल जाता था। एक बार तो हमारे जिला संघ चालक कार्यक्रम के उनियारा, रात्रि को ठहरने के लिए जगह नहीं, तो एक स्वयंसेवक था जो सामान्य परिवार था, एक झोंपा था, झोंपा, तो उसमें तो हमारे संघ चालक जी को सुलाया और मैं और वो दोनों बाहर ज़मीन पर सोए, ऐसी स्थिति थी वहाँ। तो ऐसे कई जगह और व्यवस्था नहीं होती, पर लोगों को बड़ा ऐसे संघ के लिए प्रेम था कि संघ अच्छा है। ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब जैसे मैंने कुछ प्रचारकों से सुना है, कुछ लोगों से सुना है, क्योंकि संघ लंबे अरसे से मैं कवर कर रहा हूँ, तो लोगों से ये भी सुना है कि जो संघ के प्रचारक थे उस समय, उस दौर के, तो रोटी लेके चलते थे, 2-2 3-3 दिन रोटी बचा के और प्याज से रोटी खा लेते थे। माने पाठक जी क्या करते थे कि कई बार तो वो 3 दिन का भोजन एक साथ ही कर लेते थे। इस प्रकार का रहता था उनका। और माने भैया जी बीकानेर में प्रचारक थे उस समय, तो उस समय कोई व्यवस्था होती नहीं, तो रोटियां जैसे को बच गई आए तो उनको सुखा करके तार में वो टांग देते थे। अच्छा। और फिर वो दही, जब बहुत सस्ता था उसमें, तो 1 पैसे में दही आ जाता था, तो दही में ला करके रोटी भिगो करके और फिर वो खाते थे। और वाहन को थे नहीं, पैदल ही जाते थे, मीलों मीलों पैदल घूमते थे। सूखी रोटी खाते थे मतलब संघ के प्रचार? हाँ, जो मिल जाता खा लेते थे, नहीं तो भूखे रह जाते थे। आपने भी खाई सूखी रोटी? हाँ, कई बार नहीं मिली तो नहीं मिली। तो माने सोहन सिंह जी हमारे प्रांत प्रचारक रहे बाद में, उन्होंने कहा माने कि भूखे नहीं रहना है, अपने को संघ का कार्य करना है ना, आगे लंबा करना है, तो भूखे नहीं रहना है। तो जब भी नहीं हो तो ढाबे में जाके भोजन। गोलवलकर जी का राजस्थान से जुड़ा कोई स्मरण आपको याद हो? हाँ, तो मैं परम पूज्य गुरु जी का हर वर्ष 3 दिन का प्रवास होता था। 3 दिन संघ शिक्षा और 3 दिन अलग। तो एक बार सन 1967 में 21 दिन का प्रवास था, तो कई जिलों में प्रवास था। तो मैं 66 में टोंक में गया, तो दूसरे साल 67 में गुरुजी का कार्यक्रम मिल गया। तो जुलाई में बैठक होती है उसमें, तो हमारे संघ चालक जी आए और बड़े प्रसन्न होकर के, भाई साहब बड़ी खुशी की बात है, मेरे को बैग भेंट में किया। मैंने कहा ऐसा क्या? अरे परम पूज्य गुरुजी का कार्यक्रम मिल गया है 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ तो 10,000 जनता थी, और गुरुजी का भाषण हुआ किले के मैदान में। तो बाद में अहमदाबाद में जाकर के कहा कि वहाँ टोंक में रंग बिरंगी पगड़ियाँ वाले, क्योंकि मीणा हरे रंग की पहनते, जाट सफ़ेद की, कोई कैसे लाल रंग की, गुजर, कई प्रकार की अलग अलग लोगों के। तो उस समय वर्णन किया। तो गुरुजी के प्रत्यक्ष वहाँ मिलना जुलना साथ रहने का। 3 दिन में उनके साथ प्रबंधक भी रहा। ये मोती डोंगरी किसान मैदान खाली था, तो 2000 की बात है, तो वहाँ शिविर लगा था, केवल एक मकान था वो जोरी का, वहाँ गुरुजी ठहरे थे, मैं उनके प्रबंध में व्यवस्था में था। तो दिन में शाम को दिन पथ संचलन था, तो सब लोग पथ संचलन में गए। बाद में महाराजा मान सिंह जी और गायत्री देवी वो भी परम गुरु जी से मिलने आए थे। और इस प्रकार से सारा गुरुजी बड़े सब लोगों से संपर्क रखते थे। जहाँ भी जाते थे तो समाज के विद्वान हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके अन्य प्रभावी लोगों सबसे मिलते थे ऐसा। तो उस समय गुरुजी के साथ रहने का संघ शिक्षा वर्ग में। आप दूध लेने भी गए थे गुरुजी के लिए, मैंने सुना साइकिल पे? हाँ? आपने बताया था मैं साइकिल पे दूध लेने गया था गुरुजी के लिए। हाँ,
क्या? गुरुजी ठहरे थे यहाँ मोती डूंगरी के सामने, तो गुरुजी गाय का दूध पीते थे। तो फिर मैं एक कस्तूरी लाल जी भसीन थे, जिनका यहाँ सर्जिकल का काम था MI रोड पर, वो रहते तिलक नगर में रहते थे। तो मैं साइकिल से जाके और वहाँ से दूध लेके आता था, और उस समय फिर वो चले। एक विशनदास जी वीर थे, बाद में हरियाणा चले गए थे वो, तो वो और मैं 2-3 कार्यकर्ता व्यवस्था में थे। तो कितने 3-4 साल संघ चालक जी के साथ काम किया? मैं गुरुजी से लेकर के बाला साहब देवराज, रज्जू भैया, सुदर्शन जी, अब भागवत जी, आप मतलब 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी आपने देखी। 5 RSS के सरसंघ चालकों के साथ। अब बार भागवत जी आए थे रमेश जी के यहाँ क्षेत्र संघ चल के बेटे के ब्याह में, तो एक ने कहा वैसा माना जी आपको, अरे माना जी को तो खूब जानता हूँ मैं। माने वो भागवत साहब, तो बड़ा मजा आया। मतलब आपका सबसे स्नेह रहा है जितने नाटक ले रहे थे हमारे भागवत जी, तो बातचीत करते करते कहा कि ये कोई पत्रकार तो नहीं है कोई? उन्होंने कहा कि माणक जी पत्रकार है। हाँ, माणक जी से जुड़ा एक रोचक किस्सा ये भी है कि माणक जी 34 वर्ष तक संघ की एक पत्रिका निकलती है राजस्थान में, जिसे पाथेकण कहा जाता है। 34 वर्ष तक प्रबंध संपादक पाथेकण के रहे। तो माणक जी, वो पाथेकण का जो सफर था कितना कठिन था, एक पत्रकार के रूप में, एक प्रचारक के रूप में ढलना। मैं प्रचारक से पत्रकार के रूप में आप ढले, ये कितना टफ था? वैसे तो क्या कि मैं ज़्यादा पत्रकार का तो काम कम करता था, परंतु प्रबंध का काम ज़्यादा करता था। पर मैं DPR में सब जगह जाता रहता था, मिलने जुलने सारा। तो उस समय कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी वो शुरू से संपादक रहे, रिजर्व बैंक में थे, परंतु वो चतुर्वेदी नहीं थे, कन्हैयालाल लिख देते थे, और इस प्रकार से कभी KL लिख देते थे। और उनका 6 बार डेवलपमेंट हुआ, कभी गुवाहाटी, कभी कलकत्ता, कभी कहीं का। तो फिर उन्होंने पाथेकण के लिए ही उनका रुकवाया। अंत में तो अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उनको प्रधानमंत्री ने उनका रुकवाया। तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसका भी प्रधानमंत्री ने रुकवाया। आपके तो अटल जी से भी मैं उनके साथ काम करता था। मैं अटल जी के साथ तो 5 जने का 50 वर्ष पूरे हुए थे। तब एक बार वहाँ उनके साथ सब भोजता साहब भोजन था, सब तो उसमें थे। और सन 73 में अटल जी आए थे टोंक, रात्रि को 1:30 बज गए थे। प्रधानमंत्री थे? हाँ, नहीं प्रधानमंत्री नहीं थे। अटल जी वो विपक्ष के नेता थे उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि 9 बजे की जनता बैठी हुई, तो देवली से आने में उनको रात को 1:30 बज गए, कोई ऐसी स्थिति रही। तो जनता वापस जा रही थी, इतना पता लगा जब अटल जी आ गए, तो वापस जनता उमड़ करके आ गई, और सब ने जोर जोर से नहीं हम तो भाषण सुनेंगे। तो गिरिराज किशोर जी उस समय के संगठन मंत्री थे राजस्थान जनसंघ के, तो वो भी बहुत चिल्लाते, गुस्सा आता था उनको, अरे माणक जी क्या हो रहा है, आप रोको इनको सबको। तो फिर वो बाद में उससे कहा, भाई सबको कहा, भाई देखो सवेरे 6:30 बजे सभा होगी, आप सब आ जाओ। तो फिर जनता गई। फिर उनके ठहरने की व्यवस्था सर्किट हाउस में थी, पर वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, तो हम तो कार्यालय से बिस्तर ले गए, सारी व्यवस्था की, और सवेरे फिर वो कार्यक्रम हुआ। अब इसी प्रकरण से एक बात जुड़ी करते हैं। जनता में एक विषय चलता है कि संघ और बीजेपी मतलब एक को जोड़कर एक साथ देखा जाता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? संघ तो सूर्य है। सूर्य की रोशनी जब तक मिलती है तो पृथ्वी में सब जीवित रहते हैं। तो ऐसे ही सब संगठन जितने भी क्षेत्र हैं, संघ ने तय किया कि हर क्षेत्र में हम जाएंगे। हमारा स्वयंसेवक समाज की सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजनीति भी एक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, मजदूर क्षेत्र है, किसान क्षेत्र है। हर क्षेत्र में संघ ने अपने स्वयंसेवकों को, क्योंकि संघ तो शाखा लगाता है, जो निर्माण काम होता है, तो बिजली घर में जब निर्माण और बिजली यदि काम नहीं है तो क्या किया, तो संघ का स्वयंसेवक जो है फिर उनको अलग अलग क्षेत्र रुचि के अनुसार, किसी की राजनीति में, किसी शिक्षा में, किसी चिकित्सा में, तो वो संगठन खड़ा करते हैं। कई संगठन ऐसे खड़े होते हैं कि स्वयंसेवकों ने नहीं किए, पर संघ के विचारों के अनुकूल है, तो फिर संघ ने उसको सहयोग दे करके उसको, मतलब सब स्वतंत्र हैं अपने आप में? हाँ, सब स्वतंत्र, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस है, हाँ। संघ केवल उनको जो सूर्य की रोशनी मिलती है तो जिंदा रहते हैं, वैसे संघ सूर्य की तरह है,
बाकी सब इस प्रकार के और उनसे दोस्त हैं। आपका कहने का मतलब है कि वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं और वो हर शाखा स्वतंत्र है। मतलब बीजेपी अपने आप में विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, उनका सेवा भारती, उनके नियमावली है, शिक्षा उनके संघ, उनके अध्यक्ष मंत्री हैं, अध्यक्ष उनके सब अपने अलग सब अलग है उनके। उनका संविधान भी अलग है। उनको तो केवल संघ भाई कोई विशेष कोई आवश्यकता पड़ती है भाई अपने विचारों से भटके नहीं। माणक जी, एक्चुअली लोगों में ये चर्चा है, आम लोग ये सोचते हैं कि संघ का काम सिर्फ राजनीति करना है, ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है। ये सब भ्रम फैलाया कांग्रेस ने। क्योंकि देखा कि ये संघ हड़पलेगा। 47 में जब विभाजन हुआ और इसके बाद संघ ने जो काम किया तो नेहरू जी को लगा कि ये संघ वाले कब्जा कर लेंगे। जैसे कुत्ता के हड्डी लेके जैसे जा रहा है कुत्ता और सिंह को देख करके तो सोचता है सिंह मेरी हड्डी खा लेगा, पर सिंह तो हड्डी खाता ही नहीं, हो तो मांस खाता है, परंतु वो कुत्ता डर के मारे कि मेरी सिर नहीं आया। तो ऐसे ही ये राजनीति वाले सोचते हैं संघ वाले हम पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए प्रतिबंध लगाया था उस समय। नहीं, मेरा मतलब है संघ और क्या क्या काम करता है? ये सब काम करता है संघ, स्वयंसेवक तैयार करता है, निर्माण और व्यक्ति निर्माण। हाँ, तो वो फिर अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपने रोजगार काम करते हैं। स्वयंसेवक सब कुछ करता है, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। संघ ने कहा है संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता है, व्यक्ति अच्छा होगा तो सब काम अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो व्यक्ति खराब है आप करोड़ों रुपए लगा दो सब खत्म कर देता, खा जाते हैं। सड़कें बनती है, सड़क रचनात्मक कार्य सब लोग देखते हैं हालत क्या है। आदमी अच्छा नहीं है तो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो काम अच्छा नहीं। तो किससे मैं आपसे पूछूंगा, आपातकाल 25 जून को आपातकाल लगा था उस समय 1975 में, 74 के आसपास लग गया था, 75 तक। 25 जून को जब आपातकाल लगा तो मैं उस समय रतनगढ़ में था, मेरे छोटे भाई काका जी लड़का का ब्याह था, तो 25 को वहाँ पहुँचा रात को। 26 को सवेरे हमारे कार्यकर्ता थे नगर कार्य वहाँ के, चलो भाई साहब चाय पीने चलते हैं शाखा के बाद। मैंने कहा आज तो हम बारात में आए हुए हैं, हमारे साथ पियो चाय। उन्होंने कहा नहीं बात, तो वहाँ बैठे थे, इतनी घोषणा हुई कि आपातकाल लगाया। अब उनका कह तो उनको पकड़ लेंगे आपको सबको। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, मैं तो था इधर, बाद में कुचामन आ गया था और उधर हमारे टोंक में छापा मारा और हमारे कार्यालय को सील कर लिया पकड़ने के लिए, पर मैं था ही नहीं। तो मैं फिर 4 जुलाई को फिर मैं टोंक गया, तो उस समय सब ने अपना वेश बदल करके पैंट है वो सारा बदल लिया और फिर वहाँ गए। तो 2-3 महीने बाहर रहा। पकड़ में कब आया? क्या करते थे बाहर रह के? बाहर जाके स्वयंसेवकों से मिलते थे, उनको जानकारी देते थे, आग्रह करते थे, वो संपर्क बनाते थे किसी प्रकार से। तो मैं जिले में जाता था, जैसे टोंक जाना है तो मैं टोडर सिंह जाना है तो रेलवे जाता था। अब वो एक दिन वो यहाँ के टोंक के जो थानेदार थे तो जयपुर स्टेशन पर आए हुए थे, उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने वो भी स्वयंसेवक थे, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बचा लिया उन्होंने आपको? हाँ, नहीं तो वो उसके मेरा वारंट तो निकले हुए थे सारा। और बाद में पकड़ में कब आया? 26 सितंबर को, क्या कि मैं जयपुर से गया था, बैठक थी, बैठक के बाद में ट्रक पकड़ करके और करके जैसे रात को 11 बजे पहुंचा जी। और फिर सवेरे वहीं रात को 2 बजे फिर एक बार कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को वो गांधी जी का था ना, तो उस पर पर्चे बांटने थे, वो एक क्रांतिकारी अग्नि वैसे करके करते वहाँ फेगलेंट होते थे, वो खूब लेकर के आया था। जहाँ मैं ठहरा था उसी कमरे में रखे हुए थे। सुबह शाखा के बाद आए तो वॉलीबॉल खेलते थे, पर उसमें मीसा का कोई जानते नहीं कि मीसा इतना खतरनाक है, तो लोग बातें करना, गप्पे लगाना, और ये कलेक्टर साहब आए हुए हैं अपने, तो ये सारा इसको ऐसा करके। अब वो उस समय पुलिस जो है वो नया कलेक्टर आया था, तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी पकड़ो प्रचारकों को। तो उस समय वो पुलिस ने पता लग गया, वो चल रही थी टेलीफोन। तो फिर दोपहर में वो 4 बजे करीब आसपास एकदम, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था दाढ़ी उड़ाड़ी बढ़ाने के, नाई को बुलाया था, तो नाई तो नहीं आया यार, कोई एकदम अंदर आया। मैंने कौन देखा, मैंने कहा बाहर निकलो, क्योंकि मैंने देखा वो पर्चे पड़े होते, मैंने कहा पकड़ लेंगे तो और घर वालों को भी सब परेशान करेंगे, इनको ले जाएंगे। फिर देखा तो दोनों तरफ पुलिस खड़ी, सीढ़ियों पर, नीचे जाने के लिए जाए तो पुलिस 3, ऊपर जाने की सीढ़ी और 3 पुलिस। फिर मैंने कहा भाई मैं लाल छापी बांधी हुई थी, मैंने कहा मैं धोती पहन लेता हूँ। नहीं आपको धोती वहीं आ जाएगी। फिर मैंने नारे लगाए,
भारत माता की जय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल हटाओ, इस प्रकार से फिर वो मुझे पकड़ के टोंक फिर आपको उसी ड्रेस, बिना ड्रेस के ले गए? कैसे ले गए आपको, मतलब? बस जीप में बैठा के टोंक लिया है। हाँ। फिर देखा, मैंने कहा जो पिटाई करेंगे वो तो ज़्यादा क्या करेंगे। वो थानेदार था, तो वो पहले मुझे जब जिला बाजार तो मालपुरा से मुझे टोडरा सिंह जाना था, तो उन्होंने एक ट्रक वाले को भाई साहब को ले जाना, तो वो कहने लगा, अरे मैंने तो तुमको देखो टोंक में मालपुरा ट्रक में बैठाया था। मैंने कहा फिर और आया, मौका और आएगा, आप चिंता मत करो, फिर बैठाओगे। फिर वो मुझे लाया। मैंने कहा और क्या, ज़्यादा पिटाई करेगा और क्या करेगा। फिर मुझे पुलिस लाइन में ले जाकर बैठा दिया। फिर बाद में मुझे ले गए शाम को कोतवाली, वहाँ ले गए तो वहाँ थानेदार जो था वो नया आया था, क्योंकि वो ज्ञानदेव जी आहूजा जो थे अलवर में, उनको ला के ले आए थे पकड़ के, पर कहा नहीं कि वह इनको पकड़ के लाए। तो पुलिस वाले को एक था, दूसरे को पता नहीं था, उन्होंने कहा मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, और घूम के आले निकले तो वो रिपोर्ट में तो लिख दिया कि भाई गांधी को पकड़ लिया, और वो गायब हो गए। तो उस थानेदार का ट्रांसफ़र कर दिया, तो इंद्र कुमार जी की जगह वो वहाँ आया। तो मैंने कहा भाई मेरे पेट में गड़बड़ है, मुझे रात्रि को बाहर ही सोने दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो दूध का जला हुआ छाछ पीता हूँ, वो ज्ञानदेव ने मेरे को तो किया। तो फिर वो मुझे हथकड़ी लगा करके वो हवालात में तो रखा, चड्डी बनियान में रखा हैं? आप कह रहे हो चढ़ी बनियान में ही। अच्छा। फिर बाद में सवेरे कार्यकर्ता को मैंने समाचार करे, पास में दुकान थी, फिर उन धोती को भेजी तब जाके। तो ऐसे 2 दिन वहाँ हालात में रहे। फिर 26 को शाम को हमको महावीर प्रसाद जो सचेतक रहे थे ना, तो वो और मैं वो जिला मंत्री थे, तो उनको पकड़ के लाए निवाई से, साथ में रहे फिर? उन्होंने जुलूस निकाल के निकले थे वो, तो लेते हैं। फिर वो आए, उनके साथ फिर हम दोनों 26 सितंबर को जेल में गए। कितने टाइम के लिए? मैं 16 महीने तो जयपुर टोंक जेल में रहा, और 2 महीने जयपुर जेल में रहा। तो 22 मार्च को 77 को जयपुर जेल से रिहाई हुई। तो इस प्रकार से वहाँ खूब कार्यक्रम होते थे, शाखा लगती थी। क्या जेल में भी ध्वज नहीं था, ध्वज और दंड नहीं था, बाकी सब कार्यक्रम होते थे जेल में? जेल में वहाँ बहुत जेल में जेलर से सेटिंग कर ली क्या आपने? नहीं, लेटर तो बता, वो कहते थे भाई साहब हम तो आपकी रखवाली करने वाले हैं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। तो उनको बहुत मजे आते थे। हमारे संघ चालक एक क्षेत्र के बाद में रहे, वो भी हमारे साथ थे हिंडोन से, तो बहुत मज़े करते थे। और सारा जेल में, जेल में भी सारे कोशिश की थी जेल में जेल में कैदियों से लड़ाने की उन्होंने, किन्होंने? सरकार वालों ने। अच्छा। कि भाई ये कैदी लड़े और ये इनको अलग अलग हो जाए, मीसा वाले अलग हो जाए, DRO अलग हो जाए। तो उन्होंने कोशिश की, पर कैदियों ने कहा कि नहीं, क्यों कैदियों के हम जब आए थे तो उनको सड़े मक्का फलाना ऐसे गंदी देते थे। हमने कहा कि हम तो आए इसीलिए हैं जेल में, इनको अच्छा लाओ, बढ़िया गेहूँ लाओ, बढ़िया सारी चीज़ें लाओ। तो उनकी व्यवस्था करवाई। तो सब वो मतलब जेल में भी वेलफेयर का काम किया आपने, खूब सामाजिक कार्य किया। तो वो बहुत खुश होते थे। दवाई जो देते थे, तो वो एक कंपाउंडर था, तो वो गोलियाँ देता था, पर मैं होम्योपैथी की दवाई देता था। तो वो होम्योपैथी के हमारी दवाई देते, वो चूने वाली गोलियाँ फेंक देते थे। ये नहीं, इस प्रकार से जेल में दवाई देना, लोगों की पढ़ाई होती थी और सब कार्यक्रम चलते। माणक जी, मेरा एक सवाल ये है, राम मंदिर का भी बन गया था, राम मंदिर अब बन गया है, लेकिन राम मंदिर की भी एक बड़ी लड़ाई हुई, कार सेवा हुई। कार सेवा को स्मरण आपको याद हो? कार सेवा में मैं निवासी में यहाँ आ गया था, परंतु उस समय हमको प्रचारकों को नहीं भेजा था। नहीं, आप क्या करते थे उस समय? कुछ जागरण का कार्य, पत्रिका? पत्र पाठ्यक्रम जो है उसका निकालना, उनको भिजवाना, प्रेजेंट करना, छपवाना, ये काम करता था। अच्छा, एक सवाल ये है, पाथेकण को आपने 0 से हीरो बनाया, 2 लाख इसकी प्रतियां, करीब 2-2.5 लाख लोग पढ़ते हैं इसको। 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में आपने कितने लोगों से शुरुआत की है? शुरुआत में तो पहले जब पाथेकण निकला था, तो पहले कार्यकर्ताओं को, कुछ समाज के कुछ लोगों को 4 पेज के बनाते भेजते थे। फिर मैं जब आया था उसमें 5000 प्रतियां निकलती थी और मासिक था। फिर धीरे धीरे भारतीय भवन में चलता था, फिर 15,000 हुई, 20,000 हुई, 35,000 हुई। अब जगह नहीं थी, तो फिर 1996 में फिर किराए के मकान लेकर के फिर पहले पटेल कॉलोनी में रहे, फिर चोमा हाउस में रहे, फिर बाद में 2004 में
दो में यहाँ आए पिछले भारतीय वन के पीछे, फिर 14 साल वहाँ रह करके तब वो सारा व्यवस्थित करके एक रमाकांत जी हमारे वानप्रस्थी थे, उनको फिर माने अस्थिमल जी, सोहन सिंह जी, ये इसका सारे उसके पीछे थे, कन्हैया जी थे, उनको फिर लगाया। तो फिर वो मैनेजमेंट का जो DST मैनेजमेंट का काम वो करते थे कि सारा इसके प्रकार से। तो वो 30 साल हमारे साथ ही रहे। अब जाके वो अभी घर पर गए हैं, वैसे वानप्रस्थी हैं, तो वो सारा काम संभालते थे। पैसा वैसे का हिसाब किताब लिखने का काम उनका। माणक जी, शुरुआत में कितनी प्रॉब्लम आती थी? आपने पाथेकण स्टार्ट की, पैसा तो होता नहीं होगा, कैसे? वो तो पहले गुरुदक्षिणा में से उसको लेते थे। गुरु दक्षिणा क्या होती है? लोग गुरुदक्षिणा में स्वयंसेवक जो अर्पण करते हैं, अब जैसे आषाढ़ की पूर्णिमा गुरुदक्षिणा होती है, तो उसमें से जो स्वयंसेवक संघ कार्य के लिए जो होते थे उसमें से थोड़े पैसे उनमें से देते थे। फिर बाद में ज्ञानगंगा प्रकाशन से थोड़ा दिन उनका किया, बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम तो आप खुद ही अपनी व्यवस्था करो। तब फिर 1992 में फिर वो शुल्क रखा, उसमें 25 रुपये शुल्क रखा और 250 रुपये 15 वर्ष के लिए रखे। इस प्रकार से सदस्यता शुल्क। सर, एक नैरेटिव आम है, लोग कहते हैं कि संघ में महिलाएं नहीं है। कांग्रेस भी तमाम आरोप लगाती है कि संघ की लीडरशिप में महिलाएं नहीं है, संघ में महिलाएं होती नहीं है, ऐसा कोई आरोप तमाम तरह के नहीं, तो संघ तो केवल पुरुषों के लिए है ना, महिलाओं के लिए तो राष्ट्रीय सेविका समिति है। हाँ, है ना। जो 1936 में उन्होंने जब शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हमारा संघ में आदमी को ये, आप अपने अलग संगठन बनाओ, हम सहयोग करेंगे आपको। तो पैरेलल रहेगी, आपको हम सहयोग करेंगे, आपको कोई कार्यकर्ता चाहिए तो कार्यकर्ता आपके सहयोग के लिए भेजेंगे, परंतु संघ में महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं का संगठन है, अलग है, अलग है, संगठन बना हुआ है। अब तो संघ में अध्यक्ष बना के लाते हैं, पहले नहीं लाते थे। अब तो महिलाओं को भी संघ में कार्यक्रम में अध्यक्ष बना के लाते हैं और सारा होता है, पर पहले अलग से सारा। माणक जी, आप पूरे इस जीवन को, प्रचारक जीवन को, कितने 58 साल का प्रचारक जीवन हो गया आपका, कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या सीखने को मिला, क्या डेडिकेशन रहा? डेडिकेशन तो आपका बहुत रहा, लेकिन सीखने को क्या मिला? किस ढंग से सीखने को क्या मिला इस संघ से? आपको क्या क्योंकि मिला? संघ के सारे अधिकारियों से बार बार मार्गदर्शन मिलता था, और ये कि भाई आज देश की जो स्थिति है इसे बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने को ये काम करना है। और इसलिए यही रख करके, चाहे जैसे कोई कष्ट हो, कितने भी हो, परंतु ये एक जीवन का लक्ष्य बना करके कि अपना ये जीवन, अब की बार पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए है। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, अरे अगले जन्म में 2 शादियाँ कर लेना। प्रचार में कई बार बैठक में कहते थे कि अब कि इस जन्म में तो ये करो, अगले जन्म में 2 शादी कर लेना। प्रकार से मुझे बहुत आनंद से साथ था। तो अनालक विवेक परिवार के प्रचारक आते थे, तो सब प्रकार से उत्साह बार बार उनको देख करके, उनके जीवन को देख करके, कोई प्रोफेसर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई कितने थे, कोई इंजीनियर थे, बड़े बड़े लोग थे जो अपना जीवन संघ के लिए दिया, तो इसलिए उनसे प्रेरणा लेते थे। हमारे अब जैसे कई इस प्रकार के राजस्थान में कई इंजीनियर हैं, कई डॉक्टर हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी एक नैरेटिव चलाते हैं। हाल ही में एक कवि ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा कि संघ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। इस पर आपकी बात? हमने कहा भाई पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करके निकलो। कोई जैसे कोई 10वीं 12वीं करी, जैसे महेश जी थे 12वीं तक पढ़े हुए थे, तो फिर उनको वापस भेजा। संघ पढ़ाता भी है? हाँ, उन्होंने विस्तारक के नाते जैसे जाते हैं तो कार्यालय पर रहो और अपनी पढ़ाई करो। अभी आजकल विद्यार्थी विस्तारक भी रहते हैं आजकल, पर उस समय चूरू से निकले थे प्रचारक, तो उनको फिर 67 में वापस भेजा कि तुम जाके पढ़ाई करो। और फिर वो तो गए थे, उन्होंने फिर MA किया। आप कहाँ तक पढ़े? मैं BSc किया। BSc की? तो आग्रह करते भाई कम से कम BA तो करके या ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और कोई वैसे प्रतिभावान है तो कोई बात नहीं, 12वीं में तो भी करेंगे, परंतु आग्रह यही था कि पढ़ाई अधिक से अधिक पढ़ाई करके पहले पढ़ाई करो अच्छी, फिर बाद में जाओ। नहीं तो लोग कहेंगे, पर मुझे डॉक्टर साहब कहा करते थे कि तुम चाहे सत्यनारायण की कथा ही करना, पर MA करो। कि लोग कहेंगे देखो पंडित जी MA पास हैं, फिर भी देखो कथा कर रहे हैं। तो इस प्रकार समाज उनको
देता है, नहीं सोचते हैं भाई इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा इसलिए संघ में आ गए। हाँ, ये एक नैरेटिव है। तो ऐसा नहीं, आम लोगों के जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो एक उनका एक माइंडसेट है, वो हम नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। संघ में वो लोग आते हैं जो गरीब होते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए संघ के लिए कहते हैं भैया आप पढ़ाई करके फिर निकलो, इतना समर्थ, यदि घर आना पड़े तो भी आप अपने स्वयं खड़े हो जाओ पैरों पर, इस प्रकार से रहता था पढ़ाई के लिए। आज के युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आज समाज सुधार के क्या मुख्य कार्य हैं जो युवाओं को करने चाहिए? पर युवाओं को यही है कि अब स्थितियाँ बहुत खराब है। परम पूज्य गुरुजी ने कहा था गेतर में कि आने वाला समय सन 47 से भयंकर होगा ये, और इसलिए हमारा कार्य जल्दी से जल्दी बड़ा समाज को बिल्कुल जागृत करना है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक प्रचारक, अधिक से अधिक कार्यकर्ता निर्माण करो, और जैसे गांव-गांव तक शाखा फैले। ये जो जागरण पत्र भी बनाया है ये इसीलिए कि जहाँ पर शाखा नहीं लगती तो जागरण पत्र जाएगा तो लोगों को विचार मिलेंगे, तो इसलिए अपने इस प्रकार के लोग खड़े हो जाएंगे। अब गांव में जाते हैं, कई बार शाखा नहीं लगती, परंतु पाठक के पाठक है तो आप कहीं जाते तुरंत वो आपको सहयोग करते हैं। किसी भी काम के लिए जाओ तो मैं साहब में पाठक में पढ़ता हूँ, तो फिर वो आपको वहाँ गाँव में सब प्रकार का सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से आग्रह यही है कि जवान अधिक से अधिक युवक शाखाओं में आए। अब आज तो नहीं हो गए तो आजकल तो ऑनलाइन भी करते हैं, परंतु जो संघ स्थान के रगड़ नहीं खाता ना, रगड़ का मतलब तो वो जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। रगड़ कैसे? मतलब जैसे शाखा में आया, खूब खेल कूद किया और वो कबड्डी खेल रहा है और क्या, तो ज़मीन से मतलब जो है जुड़े, तो मातृभूमि की ये जो मिट्टी है इसमें से शक्ति है। पहले मुझे गुरु जी कहते थे सूर्य नमस्कार करते हो, कोई कहीं से उनसे बाल जब नहीं लगे, बाल रेत लग जाए, तो गुरु जी कहते थे आज बाल बचा रहे हैं कल खाल बचाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है बाल टिकना, साष्टांग प्रणाम करते। तो आज स्थिति ऐसी है कि अधिक से अधिक युवक जो है संघ में आए, और ये आज की परिस्थिति को देखते हुए, क्यों अभी भी देखा बिजनौर में इतने वो 6 मुसलमान पकड़े गए मुरली, अत्यंत हजारों तो तलवारें, मशीन वो AK-47 वो जो है एक राउंड 1 घंटे में 8,000 फायर कर सकते हो, तो इस प्रकार के शस्त्र थे। तो इसलिए आग्रह है कि भाई अब जल्दी से जल्दी अपन देश की परिस्थिति को देखते हुए और गांव-गांव तक कार्य फैले, तो फिर हम देश को बचा सकेंगे। नहीं तो फिर वो विभाजन की जो स्थिति हुई थी, तो फिर ऐसी ये गतिविधियाँ बढ़ रही है। सारे विदेश की शक्तियाँ, मुसलमान तो विशेष रूप से है ही, और उनको सब देशों से सहयोग मिल रहा है। भाई पाकिस्तान बना था तो उस समय तो कोई अन्य देश इतने नहीं थे, अब ये विदेशी लोग भी उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं मुसलमानों को। तो इसलिए आज बहुत बड़े संकट तो ये है। आपका मतलब है कट्टरपंथी मुसलमान है वो बहुत देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपन निकाल के सकते हो भाई, देश में रह करके देश के लिए श्रद्धा रखो, भारत माता की जय बोलो, इसको मातृभूमि मानो, या महापुरुषों का आदर तो करो, ये आग्रह है। बाकी मुसलमान तो सब हिंदू से बड़े हैं, 90% तो हिंदू से बड़े हैं, बाहर से थोड़ी आए हैं। तो इसलिए वो है तो यहीं के, परंतु जो मुल्ला मौलियों ने जो उनको किया फतवे से, तो उसी कारण वो कट्टरता आई है। पहले इतनी कट्टरता नहीं थी जरा। आप भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं क्या? संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है? हिंदू राष्ट्र है ही, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो तो हिंदू राष्ट्र ही है सारी, क्योंकि संस्कृति परंपरा राष्ट्र में होता यही है। वहाँ की संस्कृति जो है वो राष्ट्र का प्राण होती है। तो यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। हर बात में देखते हैं ना, अब नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, नदी का नाम के रेस। आपका कहने का मतलब संस्कृति हमारी जो संस्कृति ही राष्ट्र का प्राण होती है, और यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। तो ये माने नहीं माने पर तो ये है ही, बोलने में लोग कहते ही हैं कई बार, परंतु वैसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जो राजनीति के कारण अब वो जो लोग नहीं मानते वो भी संघ के कार्यक्रम में आने के बाद वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, वहाँ उस समय बड़े प्रसन्न होते हैं। बात बोले को ऐसा आप नहीं, वहाँ वो तो सत्य था तो मानना पड़ा। तो हिंदू राष्ट्र है। तो जी आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा? रहेगा हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और इसलिए हिंदुत्व का जैसे
अधिक से अधिक प्रसार जो भी जितना ही होगा उतने ही राष्ट्र का लोगों को समझ में आएगी। तो इसलिए आग्रह है कि भाई हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो, संघ का कार्य अधिक से अधिक फैले, इसके लिए अधिक से अधिक समय दें। आग्रह ये रहता है। हर एक से कहते हैं भाई अब रोज़ आओ, 7 दिन में कभी रविवार को आओ, नहीं आओ तो 5 मिनट में आओ। जैसे भक्ति होती है, भक्ति के लिए कहते भाई 5 मिनट करो, आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, 1 मिनट करो, भगवान के दर्शन करके आ जाओ। तो ऐसे ही संघ में कहते हैं भाई तुम ध्वज प्रणाम करने आ जाओ, प्रार्थना करने आ जाओ, आओ जरूर। तो वही है भक्ति का, वही रूप है ये भगवान की। आपको संघ की भक्ति के लिए शक्ति कहाँ से आई, और आपने ये संघ की भक्ति के लिए जो शक्ति आई, ये प्रेरणा जो आई, ये मोटिवेशन का मूल सोर्स क्या है, मतलब मेन कौन है? तो हम कह रहे संघ के जो अधिकारी हैं, संघ के जो प्रचारक वरिष्ठ, उनका जीवन देख करके और उनके कारण सारा वो अति कि उनको देख करके उनका ऐसे ऐसे जीवन देखें तो उनके कारण प्रेरणा मिलती है कि अपन भी इस प्रकार से कार्य करते रहे। ये है। माना जी, थोड़ा सा हेल्दी फुल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हेल्दी से अच्छे से थोड़े से। मैं अभी देख रहा था 2 मंजिल चढ़िया है, हमारी जो ऑफिस है 2 मंजिल है, और माणक जी 81 ईयर्स के हैं और 2 मंजिल चढ़ के आ गए। तो माणक जी आजकल तो मैं 35 क्रॉस कर गया हूँ, और मैं भी कभी ऊपर आते आते हाफ जाता हूँ, और आजकल आप बिल्कुल इजीली चढ़िया है। ये मतलब ये क्या कारण है इसके पीछे, राज क्या है इसका? तो भगवान की कृपा है यहाँ की ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर अपने आप शक्ति देता है। अच्छा, हम कहते हैं भाई कई बार ईश्वर को अपना काम कराना है तो वो हमको वो शक्ति देगा। तो ईश्वर पर विश्वास कि वो, और ये संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, यही मान करके हम कार्य कर रहे हैं कि ये संघ कार्य है। और वो जो है जिसको भगवान की कृपा होती है उसी को संघ कार्य करने को मिलता है, और इसलिए हम मानते हैं हमारे भगवान की कृपा है और इसीलिए हम इसको करते रहेंगे। ये कहीं उसका भी राज, ये तो राज है ईश्वर का भी, इसके पीछे ये भी तो राज नहीं है कि शाखा में आपने बहुत व्यायाम किया है, कसरत की है, बहुत संघर्ष किया है? अभी जाते हैं शाखा में, प्राणायाम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए बराबर शक्ति मिलती रहती है। और भगवान का सबसे बड़ी बात है ईश्वर पर विश्वास, वही शक्ति देता है। तो राजस्थान में कांग्रेस ने कभी ऐसा किया, परेशान किया हो संघ? नहीं, वो तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हम तो मंच पर तो गाली देंगे, वैसे हम जानते हैं कि संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे दौलत राम जी सारण थे, इमरजेंसी में जेल में रहे, खूब तो बहुत प्रसन्न होते थे, पर वो कहते थे कि भाई हम तो राजनीति के कारण हम तो गाली देंगे, मंच पर तो गाली देंगे, संघ वाले बहुत ख़राब हैं, ये है फलाना है, मुसलमानों के शत्रु है, वो है, अपने स्वार्थ के कारण। बाकी वो भी जानते हैं कि आपका काम बिल्कुल है, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी जानते हैं कि रक्षा आगे कौन करेगा। 47 में अनुभव है कि संघ ने सबकी रक्षा की थी। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी सारे, पंजाब में देखो, सिंध में देखो, संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रचार को बचाया था। आज भी उनको एक भाई संकट आएगा तो संघ ही सहयोग करेगा। और सर एक भाई साहब, एक माणक जी, गांधी जी से जुड़ा भी एक किस्सा है। कहा जाता है कि जब गांधी जी दिल्ली के अंदर आए थे एक जगह पर, तो गांधी जी पर हत्या का डर था, तो स्वयंसेवकों ने उनकी मदद की। हरिजन बस्ती में उनकी रखवाली की थी। कौन सी बस्ती थी? हरिजन बस्ती। हरिजन बस्ती में दिल्ली में। लोग कहते हैं कि गांधी जी के हत्यारों को संघ सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी ओर एक वाकया ये भी है। वो क्या वाकया था, मतलब वो क्या संदर्भ था वो जो आप बता रहे हैं कि हरिजन बस्ती में आए थे गांधी जी? गांधी वाल्मीकि थे, वहाँ ठहरे हुए थे, तो मुसलमानों का ऐसा खतरा था, तो इसलिए फिर वहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने उनकी रक्षा की। अच्छा। हाँ। एक बार गांधी जी वहाँ भी गए थे 1934 में वर्धा में संघ शिविर में आए थे। तो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जो थे वो कांग्रेस में रहे थे, तो किसी ने वो वर्धा में ठहरे हुए थे, उनके पास शिविर लग रहा था, तो घूमने जाते थे सवेरे। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उनका एक डॉक्टर हेडगेवार है, उन्होंने संघ शुरू किया है, तो उनका मैं देखना चाहता हूँ। तो उनको कहा ठीक है, उनको पूछा डॉक्टर साहब गए कि आपको कब सुविधा है, जब भी आइए। तो डॉक्टर साहब ने उनके आपकी सुविधा अनुसार फिर गांधी जी आए, आके देखा सब लोग भोजन कर रहे बैठे, तो कहने लगा, पूछा कौन कौन जाति है, तो क्या हमारे को जाति नहीं पूछते, परंतु वो माने नहीं। उन्होंने देखा कोई कहार है, कोई महार है, कोई है, कोई क्या है, कोई है। अरे कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इनको करने के,
और आपने तो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो बहुत गांधी जी खुश होकर के गए। तो गांधी जी का हमेशा संघ के लिए ऐसा था। हाँ, ये भी कहा जाता है प्रचारकों का आपका कोई मतलब जो सरनेम होता है वो लगाया नहीं जाता, कास्ट नहीं लगाई। संघ में पता ही नहीं रहता, केवल नाम रहता है। हमारे ज्योति जी दिल्ली में प्रचारक थे, उनका पता ही नहीं है। दादा भाई कहते थे कि हमें पता ही नहीं है। एक बार उनके परिवार वाले मेरठ से आए तो पता लगा कि अग्रवाल हैं। ज्योति स्वरूप जी दिल्ली में थे प्रचारक। तो फिर बाद में वो जयपुर में रहे विभाग प्रचारक, फिर जम्मू कश्मीर में रहे, फिर दिल्ली कार्यालय पर सारा काम देखते थे वो। तो संघ में जाति नहीं पहुँचते। हिंदू होना चाहिए, कोई भी हो, कोई सा वर्ग हो, कोई सा वर्ण हो, या नहीं। हिंदू हिंदू, भाई भाई, भारत माता सबके भाई, भारत माता के सब पुत्र हैं, इसलिए आपस में भाई हैं। बस ये है संघ। एक अंतिम सवाल, माणक जी घर जाना होता है, घर परिवार में जाते हैं, कब कब जाते हैं? परिवार में तो जब कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं तो जाते हैं। बाकी मतलब आपका परिवार अब भारतीय भवन, संघ कार्यालय, पाथे भवन, ये परिवार है आपका? पूरा हिंदू समाज में परिवार। कई बार हमारी बहन कहती है, भाई साहब आपको हमारी याद नहीं आती क्या? मैंने कहा हमारे बहुत बहनें हैं हमारे सारी हमारे तो बहुत बहनें हैं, इसलिए सारा तो ये हो। तो ये थे कर्मयोगी माणक जी जिन्होंने खास बातचीत की। देखिए कैसा एक प्रचारक का जीवन होता है। जब 1966 के दौर में ये प्रचारक जीवन में आए थे तो किस तरह से उन्होंने बताया, सूखी रोटियां भी कई बार खानी पड़ती थी। ये बहुत रिचेस्ट फैमिली से, अच्छी फैमिली से हैं और इनका परिवार बहुत सुदृढ़ है। उसके बावजूद भी ये प्रचारक जीवन में आए। इनका साफ तौर पे कहना था कि प्रचारक जो होता है वो एक तरह से इनका कहना है कि ईश्वरीय कार्य है प्रचारक करना, प्रचारक जीवन में जाना ईश्वरीय कार्य की तरह है। ये भगवा ध्वज को मानते हैं। इन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। नमस्कार।